इनका खर्चा जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो काव हमें 30 लीटर दूध दे रही है, उसका वो डेली का खर्चा 850 to 900 है जी। जो लोग बफलो फार्मिंग कर रहे हैं ना, वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हमें ज़्यादा दूध रिक्वायर है और वो दूध हम सिर्फ जो है ना वो अच्छी नस्ल की गायों से हासिल कर सकते हैं। बफलो इस कैपेसिटी की हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर हम बफलो से मिल्क हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी होगी, उसकी जेनेटिक इम्प्रूव करनी होगी। सबसे पहले अमेरिकन, उसके बाद डच और फिर ऑस्ट्रेलियन आते हैं जी। उसके बाद जो है ना वो जर्सी आती है। 7वें मंथ पे जाके ना हम उसको ड्राई कर देते हैं और 2 मंथ उसको जो है ना रेस्ट देते हैं, ड्राई पीरियड, खुश्क जो है ना पीरियड उसको देते हैं। वेरी गुड। ताकि वो नेक्स्ट जो है ना लैक्टेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ले और उसके जो है ना वो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर उमर है, DVM फ्राम युवास लाहौर, और मैं इधर सोलो डेयरी फार्म पे एज ए फार्म मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। और साथ जो है ना गोट फार्मिंग का भी स्टार्ट किया हुआ हमने, कोई 5-6 मंथ हो गए। सर पहले तो मॉडर्न डेयरी फार्मिंग ही की बात करेंगे। मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में कितने सालों का तजर्बा रखते हैं आप? मेरा जो है ना मॉडर्न डेयरी फार्म में ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का तजर्बा है। 1 साल मैंने सफायर डेयरी, जो कि पाकिस्तान का कारपोरेट सेक्टर है और ऑलमोस्ट 2nd नंबर पे है उसकी जो है ना एनिमल्स की अमाउंट के लिहाज से, और इधर मुझे 1 साल हो गया सोलो डेयरी फार्म गुजरांवाला। अच्छा, पाकिस्तान में रवायती तौर पे 2 तरह की फार्मिंग की जा रही है, बफलो फार्मिंग या कॉज फार्मिंग। आप फ्यूचर में क्या इम्कानात देखते हैं कि कॉज फार्मिंग का पाकिस्तान में उस तरह से ट्रेंड अभी तक नहीं बना? फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? मैं तो फ्यूचर ये देख रहा हूँ कि जो लोग बफलो फार्मिंग कर रहे हैं ना, वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हमें ज़्यादा दूध रिक्वायर है और वो दूध हम सिर्फ जो है ना वो अच्छी नस्ल की गायों से हासिल कर सकते हैं। बफलो इस कैपेसिटी की हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर हम बफलो से मिल्क हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी होगी, उसकी जेनेटिक इम्प्रूव करनी होगी, जो कि फ़िलहाल इतने थोड़े अरसे में मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में जो है ना वो सरकारी इदारे युवास पत्तोकी में बफलो रिसर्च सेंटर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिसर्च हो रही है इस बेस पे, और हम किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन जो है ना वो ज़्यादा मिल्क वो एक गाय ही दे सकती है बफलो बेस पर। अच्छा सर, बफलो फार्मिंग की जब बात की जाए तो हम रोज़ाना की फिजिबिलिटी पूछते हैं कि एक बफलो दिन में कितना खर्चा करवाती है और आपको मुनाफा कितना देती है, तो इन कोर्स की फिजिबिलिटी एक दिन की क्या होगी? सर बफलो का जो है ना वो एक कमर्शलाइज जो है ना वो सेटअप पाकिस्तान में बहुत कम है, या अगर होंगे भी तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं आपको जो है ना काओ की फिजिबिलिटी बता सकता हूँ, और जो आई एम श्योर के बफलो की फिजिबिलिटी से ज़्यादा बेहतर है। तो एक कॉज की फिजिबिलिटी को समझाएं थोड़ा सा। एक काओ जो हमारे पास इधर जो काओ 30 लीटर दूध दे रही है ना, उसकी जो एवरेज डेली की फीड कंजप्शन है वो ऑलमोस्ट 850 to 900 जो है ना वो रुपीज़ में है। उसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना इंग्रेडिएंट्स है, उसमें उसका बंडा भी है, उसमें उसका साइलेज भी है, ग्रीन पाउडर भी है, व्हीट स्ट्रा भी है। ऑलमोस्ट 14 to 15 जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर रहे हैं उसकी फीड में। जी। तो एक दिन का खर्चा एक को पे कितना आएगा? एक दिन का खर्चा जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो काव हमें 30 लीटर दूध दे रही है, उसका वो डेली का खर्चा 850 to 900 है। जी। तो सर बताइएगा कि जब हम मॉडर्न डेयरी फार्मिंग की बात करें तो मुख्तलिफ ब्रीड सामने आती हैं। आपके फार्म पे कौन सी ब्रीड है? हमारे पास जो है ना वो होल्स्टीन फ्रीजियन है, इसको आम ज़बान में ऑस्ट्रेलियन गाय कहते हैं। जी। इसके अलावा हमारे पास डच ब्रीड्स हैं, ये दोनों जो है ना हमारे पास मिक्स है। ऑलमोस्ट 50 जो है ना 15% डच हैं और 15% जो है ना ऑस्ट्रेलियन का है। फैसला साजी में थोड़ी सी मदद कीजिएगा। अगर कोई बंदा अमेरिकन डच या हॉलस्टीन फ्रीजियन या जर्सी गाय लेना चाहे तो इन तीनों में से बेहतरीन ब्रीड आप किसे कहेंगे? अगर तो वो कमर्शियल सेटअप बनाना चाहते हैं तो फिर डच, और सबसे पहले अमेरिकन, उसके बाद डच और फिर ऑस्ट्रेलियन आते हैं। जी। उसके बाद जो है ना वो जर्सी आती है। लेकिन जर्सी जो है ना वो हमारे हार्श इन्वायरमेंट को बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलाहियत रखती है। ठीक। मगर इस इन्वायरमेंट को हम जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक विद शावर्स एंड कूलिंग फैन। इनको आमतौर पे कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? इनका जो आइडियल टेम्परेचर है ना वो 25 to 30 जो है ना वो ये मेंटेन कर सकते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को उस हिसाब से, लेकिन अगर इससे भी लो हो जाए 20 तक भी इसके लिए जो है ना वो फेवरेबल है। हॉलस्टीन फ्रीजियन और जो डच हैं ये कितने महीने तक दूध देने की सलाहियत रखती हैं? ये ऑलमोस्ट डिपेंड करता है कि आपका जानवर जो है ना वो कंसेप्शन कंसीव कब कर गया है। जी। इसका जो है ना वो ड्राई पीरियड होता है 60 to 80 डेज। अच्छा। जब
7वें मंथ पे जाके ना हम उसको ड्राई कर देते जी। हैं और 2 मंथ उसको जो है ना रेस्ट देते हैं, ड्राई पीरियड, खुश्क जो है ना पीरियड उसको देते हैं, वेरी गुड। ताकि वो नेक्स्ट जो है ना लैक्टेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ले और उसके जो है ना वो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके नेक्स्ट उसकी जो है ना लैक्टेशन। तो सर बताइएगा कि हॉलस्टीन फ्रीजियन, अमेरिकन डच या जर्सी, इन गाय के दूध देने की सलाहियत कहाँ से कहाँ तक होती है? जो अमेरिकन गाय है ना उनकी एवरेज जो है ना दूध देने की प्रोडक्शन वो 40 लीटर है। लेकिन वो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, आपकी न्यूट्रिशन के ऊपर, आपकी मैनेजमेंट के ऊपर और जानवर की लैक्टेशन स्टेज के ऊपर। फर्स्ट लैक्टेशन में जानवर निस्बतन कम दूध देते हैं, ठीक। लेकिन सेकंड लैक्टेशन में जानवर का जो पीक प्रोडक्शन होती है ना वो सेकंड लैक्टेशन में आती है। ठीक। तो जब इंपोर्ट की जाती हैं तो कौन सी एज पे या स्टेज पे इनको इंपोर्ट करना चाहिए? जानवर जो है ना अगर हम इंपोर्ट करने की बात करें तो जानवर वो फर्स्ट लैक्टेशन में वो जो है ना वो प्रेग्नेंट जानवर होते हैं और जो इधर आके वो उनकी फर्स्ट लैक्टेशन होती है। ठीक। ज़्यादातर जानवर जो है ना वो प्रेग्नेंट हीफर्स से इंपोर्ट की जाती हैं, काउज विद सेकंड और फर्स्ट लैक्टेशन नहीं इंपोर्ट की जाती। किन किन ममालिक से ये गाय दरामद की जाती हैं? ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलियन गाय है ना वो तो ऑस्ट्रेलिया से की जा रही हैं, बाकी अमेरिका से, नीदरलैंड से, डच जो जानवर हैं वो भी जो है ना ज़्यादातर नीदरलैंड और अमेरिका से किए जाते हैं। अगर कोई आम सादा बंदा इनको डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है या कोई मुश्किल प्रोसेस है इसका? नहीं, इसका मुश्किल प्रोसेस कोई नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां जो जानवर इंपोर्ट करके फार्मर्स को देती हैं। कोई भी बंदा जो 4-5 जानवर भी जो है ना वो इंपोर्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। आप उनको जो है ना अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें कंपनी को, कंपनी की शिपमेंट होती है, जब उनकी जो है ना पूरी शिपमेंट कंप्लीट हो जाए वो ऑलमोस्ट हज़ारों की तादाद में जो है ना वो जानवर इंपोर्ट करते हैं और उसके साथ ही वो आपके जानवर आ जाते हैं उनकी शिपमेंट के साथ। अच्छा उमर भाई बताइए कि कम से कम कितने पैसे जो हैं इनके एक जानवर पे लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगते हैं? ये सॉरी इसका आइडिया नहीं है आपको? नहीं, किस तरह के पैसे? नहीं, ये अगर हम जानवर मंगवाना चाहते हैं हाँ। उसका खर्च कितना आएगा एक मिनिमम टू मैक्सिमम? एक जानवर जो ऑस्ट्रेलियन जानवर ना आजकल उसका जो है ना 4.5 लाख का वो इंपोर्ट हो रहा है और वो 8 से 9 महीने की प्रेग्नेंट होती है ईफर। ठीक है। इधर आके उसकी काविंग होती है। सही है। अगर आप जो है ना वो क्रॉस जानवर ले रहे हैं वो 4 का भी मिल जाता है। और ये सभी का रेट सेम है या डिफरेंट? मगर ये सारा कुछ जो है ना वो कंपनियों में कभी थोड़ा बहुत रेट डिफरेंस होता है और दूसरा ये कि आपकी सिलेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक वो है। उनकी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी बनी होती है। जब आप सिलेक्ट करते हैं ए कैटेगरी के प्राइस और होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी, सी कैटेगरी। सही हो गया। अच्छा आपने बहुत सारी हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमने जानवर इंपोर्ट कर लिए, अब हम उसको पाकिस्तान में ले आए हैं, सबसे पहले इनको कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, यानी कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? जब जानवर हम इंपोर्ट करते हैं ना स्टार्टिंग में आकर उनके लिए काफ़ी मिसाइल होते हैं इधर, उनके इन्वायरमेंट टोटली चेंज हो जाता है। जी जी। इसके लिए हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि जिस इन्वायरमेंट में उधर वो रह रही थी वही इन्वायरमेंट देने की हम कोशिश करें इधर। सही है। उनके अगर गर्मियों में वो आए हैं तो उनके लिए शावर लगाएं, कूलिंग फैन का बंदोबस्त करें। अगर आपका कंट्रोल शेड है तो उसके लिए तो फिर आपको वो कूलिंग पैड्स भी लगते हैं। मगर ज़्यादातर पाकिस्तान में जो हो रही है डेयरी फार्मिंग वो सेमी कंट्रोल है, जैसा ये आप शेड देख रहे हैं, ये सेमी कंट्रोल शेड है। सही हो गया। अब हमने इंपोर्ट कर लिए हैं और जैसे पाकिस्तान में भी एक इलाके से दूसरे इलाके में जानवर लेके जाते हैं तो एक पानी लाग का मसला आता है, जिसको हम ये कहते हैं कि वो इलाका तब्दील होने की वजह से है। बाहर से जब जानवर लेके आते हैं तो बीइंग आ डीवीएम डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी मेडिसिन ज़रूरी हैं जो आते ही जानवर को देनी चाहिए? जब हम बाहर से आते हैं तो उसके लिए हमें जो है ना एक तो इधर की वैक्सीन करनी चाहिए जो कॉमन डिजीजेज है इधर जी की, जी। HSFMD की। ज़्यादातर जानवर जो है ना वो वैक्सीनेटेड आते हैं, ठीक मगर है। फिर भी हमें एहतियातन जो वो आते हैं जब उनकी वैक्सीनेशन कर लेनी चाहिए। सही है। इसके अलावा उनकी मैनेजमेंट बेहतर हो, उनको जो है ना एनर्जी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जानवर जब आता है तो वो स्ट्रेस में होता है। सही है। जो ट्रैवलिंग की स्ट्रेस होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर जानवर जो है ना वो बहरी जहाज़ के ज़रिए आते हैं। अगर हम जो है ना वो हवाई जहाज़ के ज़रिए मंगवाएं तो फिर जो है ना जानवर स्ट्रेस कम आती है, सही है। मगर उसके लिए खर्चा ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब हमने उसकी वैक्सीनेशन भी करवा ली है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। अब जो जगह आप बता रहे हैं, ये हमें जो हॉल नज़र आ रहा है, ये शेड बना हुआ है, एक जानवर के लिए सबसे पहले बताइएगा कितनी जगह चाहिए होती है? एक जानवर जो मेच्योर काऊ है, एडल्ट काऊ है, उसके लिए जो हमें तकरीबन ये डिपेंड करता है कि काऊ की जो है ना वो आपके पास ब्रीड कोर्स है। अगर डच ब्रीड है उसके लिए ज़्यादा चाहिए। सही है। उसका जो है ना वो साइज़ ज़्यादा, अमेरिकन का उससे भी ज़्यादा है। सही है। ऑस्ट्रेलिया का मगर जो है ना इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एवरेज जो है ना वो 22 से 23 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए एक काऊ को, सही हो क्यूबिकल्स गया। की शक्ल में। ये आप मिनिमम और मैक्सिमम? ये जो है ना क्यूबिकल्स की शक्ल, ये क्यूब्स बने होते हैं जानवरों के, जी, जी। ये उसका आपको मैं बता रहा हूँ। ओपन एरिया जो है ना वो काऊ को अगर हम दें तो वो ऑलमोस्ट 60 फीट या 70 फीट, वो डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा ओपन एरिया जानवर को देंगे वो उतना ज़्यादा जो है ना वो फ्रेश रहेगा, जानवर वो इजी टू वॉक होगा
उसके लिए बेहतर है, ये उसकी प्रोडक्शन के लिए बेहतर सही हो गया। अब आपने ये बता दिया कि एक जानवर को कितनी जगह चाहिए। अब बताइएगा कि आपके पास तो माशाल्लाह ज़्यादा मिकदार में आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर, अगर हम 100 जो एनिमल्स हैं उनकी फिजिबिलिटी आपसे मांगते हैं, जैसे ये हमें शेड नज़र आ रहा है, इस शेड की ज़रा बताइएगा लंबाई और चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है और इसमें कितने जानवर समाये जा सकते हैं? एक शेड जो हमारे पास अभी है मौजूद है, उसकी लंबाई है 150 फीट और ठीक है। उसकी चौड़ाई है 90 फीट। सही हो गया। उसमें हमारे पास जो है ना 120 एनिमल्स की अवेलेबिलिटी है जगह की, और इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते? इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 120 जो है ना वो लास्ट है। ठीक हो गया, यानी 100 से 120 तक आप ले जा सकते हैं। अब हमने जगह की भी बात कर ली, अब मैं इनकी खुराक की बात करूंगा कि आपने पहले बताया साइलेज वगैरह, इसके अलावा कोई इनको हम चीज़ दे सकते हैं खुराक में, और अगर दे सकते हैं तो कौन सी दे सकते हैं? हम जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो इनको खुराक में दे सकते हैं। अभी हम इधर जो है ना ऑलमोस्ट 16 इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं इनकी फीड में। ठीक है। उसमें साइलेज है, उसमें सोयाबीन है, केनोला है, राइस पॉलिश है, उसमें जो वीट ब्रैन है, इसके अलावा मिनरल्स हैं डिफरेंट किस्म के, वो स्टेज वाइज जो है ना मिनरल चेंज होता है जानवर का, ग्लाइकोलिन है, इसके अलावा जो लिथोवियाल है, सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसको आम ज़बान में हम मीठा सोडा कहते हैं। सही हो गया। तो सर ग्रीन फूडर देते हैं वो कितनी मिकदार में? हम ग्रीन फॉडर देते हैं जब हमें अवेलेबल हो, अच्छा। लेकिन हम 100% ग्रीन फॉडर नहीं देते, क्योंकि जो ग्रीन फॉडर 100% है ना वो इतनी ज़्यादा मकदार में एक तो हमें अवेलेबल नहीं होता, और दूसरा ये है कि अगर हम 100% ग्रीन फॉडर देंगे उसको जो है ना वो डाइजेस्ट करने के लिए जानवर को ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, वो जानवर उसको लेट डाइजेस्ट करता है, उसका जो ह्यूमन स्टे टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और जानवर की प्रोडक्शन कम हो जाती है। हम फीड वो देते हैं कि जानवर इजी टू डाइजेस्ट हो, वो ताकि हमें जो है ना फ़ौरन उसकी खून के में जो उसकी ताकत बने उसके, ताकि वो हमें दूध की शक्ल में उसको जो है ना वो रिटर्न कर सके। अपने फार्म के लिए साइलेज खुद तैयार करते हैं या कहीं से मंगवाते हैं? हमारी कोशिश होती है कि हम साइलेज खुद तैयार करें, लेकिन जब हमें साइलेज की कमी होती है या हमारे पास पूरा नहीं होता साइलेज, फिर हम बाहर से जो है ना परचेज भी करते हैं साइलेज। साइलेज किस तरीके से मैनेज किया जाता है कि इतने एनिमल के लिए इतना साइलेज चाहिए साल भर के लिए? उसके लिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास इस मंथ में इतने जानवर हैं तो आने वाले जो 5 या 6 मंथ में कितने जानवर हो जाएंगे, फिर हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो डेली कंजप्शन है ना साइलेज की एक मिल्किंग एनिमल्स की, वो 30 to 35 kg है। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि जानवर की स्टेज कौन सी है या जानवर की प्रोडक्शन क्या है। मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, ये वो 30 to 35। अच्छा, अभी आपने साइलेज का बता दिया, मुझे बताइएगा कि बेस्ट जो इनके लिए आप समझते हैं कि थ्रू आउट द ईयर जो हमें इनको देना चाहिए लाजमी, वो कौन सी खुराक है? साइलेज जो है ना वो थ्रू आउट द ईयर हम देते हैं। ठीक हो गया, ये आपकी नज़र में बेस्ट है। बेस्ट है। अभी बताइएगा, आपने खुराक हमें बताया कि 16 इनकी आप देते हैं डिफरेंट फूड्स, और आपने ये भी बता दिया है कि बेहतर कौन सी है। मुझे बताइएगा कि इस सारी खुराक का खर्च कितना इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है? हम जो है ना एक जानवर की खुराक का डेली जो हमारे खर्चा आ रहा है, जो जिसकी 30 लीटर एवरेज है, ठीक है। उसकी डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा इंग्रेडिएंट्स महंगे हो जाते हैं, जी, फिर जी। वो कुछ रुपयों में वो कम ज़्यादा हो जाता सही है। है। अभी जो है ना 850 रुपीज़ हमारा उस जानवर पे खर्चा आ रहा है जो हमें 30 लीटर दूध दे रहा है। सही हो गया। तो अभी आपने खुराक भी बता दी, पानी कितना ये दिन में पीते हैं, क्योंकि आपने इनको ओपन पानी रखा हुआ है। एड लिमिटम होता है, एड लिमिटम के जितना वो पी सके उतना उसको जो है ना हम देते हैं। सही हो गया। हाँ। अभी आप एवरेज जो है ना वो एक जानवर दूध देने वाला वो 80 to 70 या 90 के लीटर पानी पीता है। सही हो गया। अभी ये पानी का भी मिनिमम आपको बता रहा हूँ, सर्दियों में गर्मियों में ज़्यादा होता है। सही हो गया। आपने ओपन भी जगह रखी हुई है, तो इनको आपने कब इनको ओपन जगह पे ले जाते हैं और कब इनको अंदर रखते हैं? हम इनको जो है ना ओपन जगह पे रात को छोड़ते हैं। सही। जब रात को इन्वायरमेंट बेहतर होता है, दिन की निस्बत टेम्परेचर लो होता है, फिर हम उनको ओपन जगह पे छोड़ते हैं सही हो ताकि वो गया। जानवर इजीली बैठ सके, घूम फिर सके। अब हम दूध की बात करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। ये जानवर जो डिफरेंट आप बता रहे हैं कैटेगरीज के, अमेरिकन है या ऑस्ट्रेलियन है या जर्सी है, इनका मैक्सिमम और मिनिमम हमें दूध का बताइएगा प्रोडक्शन। हमारे पास जो मैक्सिमम दूध की प्रोडक्शन आई है ना वो 55 लीटर है, सही है। और 55 और 40 के दरमियान ऑलमोस्ट हमारे पास काफ़ी जानवर हैं। और अगर आप पूरे हर्ड की एवरेज कहें तो ये 32-33 लीटर हमारे पास इधर आ रही है। बेहतरीन किस जानवर को आपने पाया जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाला है इन तमाम इम्पोर्टेड जानवरों में? अमेरिकन जानवर जो है ना वो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिहाज से बेहतर है। सही हो गया। सर इनके दूध की मार्केट पाकिस्तान में नहीं है, ये कहाँ सेल किया जाता है और कितनी प्राइस पे? इसकी जो है ना मार्केट दूसरे दूध की निस्बत, बफलो के दूध की निस्बत कम है जी। और उसकी मेन वजह हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि अगर बफलो के दूध में फ़ैट लेवल हाई होता है और हमारे जो है ना वो लोकल सेल ज़्यादातर होती दूध की थिकनेस बेस पे है कि कौन सा दूध ज़्यादा गाढ़ा है। वो देखते हैं कि बफलो का दूध जो है ना वो ज़्यादा गाढ़ा है और उसको परचेज़ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस दूध में भी सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो हमें एक दूध में होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या क्या रेट मिल जाता है मार्केट से आमतौर पर? हम जो है ना वो 90 रुपये
लीटर भी सेल कर रहे हैं, 70 भी है, 80 भी है। ये डिपेंड करता है कि किस किस जगह पे हम सेल कर रहे हैं। नहीं, किसी कंपनी नेस्ले या अल्ट्रा हम नेस्ले को भी दे रहे हैं। जो दूध हमारा लोकल सेल नहीं होता, हमारे इधर अपने जो है ना सोलो डेयरी फार्म के नाम से पॉइंट्स बने हुए हैं गुजरांवाला सिटी में, और ऑलमोस्ट हमारा जो है ना 80% दूध वहीं जो है ना इस्तेमाल हो जाता है। चलें सर, दूध के बाद सफाई सुथराई की बात करते हैं। इन एनिमल के वेस्टेज का क्या करते हैं? किसी इस्तेमाल में लाते हैं या ज़ाया कर देते हैं, गोबर वगैरह या वगैरह? ये गोबर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो रेडियो के साथ बाहर निकाल के इसको जो है ना फसलों में डालते हैं, जो ज़मीनों में डाल के ना फल जला के उसको मिक्स कर देते हैं। ये एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने बड़ी सारी हमें मालूमात दी हैं। कुछ मालूमात हमारी रहती हैं वो हमारे आपसे नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।